अकेडमी। अच्छा है स्टूडेंट, सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, लास्ट सेशन में हम लोगों के ग्लैंड सी वाला पार्ट शुरू किया था। उसमें से लास्ट में आप लोगों को जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और उसमें से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। आज जो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट मीन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आप यहाँ देखिए, आपको दिखाया भी गया है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट हैज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स इन द थ्री रीजन में डिवाइडेड होती है। द फर्स्ट वन इज न्यूरल लोब, सेकंड वन इज इंफ्यूंडिबुलम एंड द थर्ड वन इज मीडियन एमिनेंस। ओके, एंड द पार्ट्स नर्वोसा यानी कि न्यूरल लोब एक्ट एज स्टोरेज एरिया फॉर द सेक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस। इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है न्यूरल लोब वाला, ये किसका काम करता है कि हाइपोथैलेमस में जितने भी हार्मोन सेक्रीट होते हैं, जितने भी केमिकल सब्सटेंस सेक्रीट होते हैं, वो सब जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरल लोब में जाके स्टोर हो जाती है। और जब कभी भी हमारी बॉडी को नीड होती है, वहां से हम लोग बॉडी यूज कर लेती है। एंड इट स्टोर्स एंड रिलीजेस ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। इसके अलावा स्टोर तो करता ही करता है हाइपोथैलेमस के सेक्रीशन को। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दो हार्मोन्स हैं, इनको रिलीज भी करता है और जब तक हमारी बॉडी में नीड नहीं है उसको उस टाइम तक स्टोर करने का भी काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन से और देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी बॉडी में क्या क्या वर्क करता है। It stimulates contraction of uterus during penetration. Penetration का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब बेबी पूरे 9 मंथ का हो जाता है। 9 मंथ का होने के बाद वो फीमेल बॉडी से बाहर आता है, राइट। फीमेल बॉडी के यूट्रस में प्रेजेंट है और यूट्रस से बाहर आने के लिए जाहिर सी बात है अंदर फोर्स लगना चाहिए। किसी चीज को बाहर निकाला जाता है तो अंदर से फोर्स लगाया जाएगा ना बाहर निकलने के लिए। तो जो हमारा यूट्रस होता है फीमेल बॉडी का जो यूट्रस होता है वो अंदर से सिकुड़ता चला जाता है, राइट। और जब अंदर से सिकुड़ेगा तो जो बेबी है वो बाहर आएगा। और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड टू इनिशिएट रिलीज ऑफ मिल्क। इसके अलावा मैंने बताया था ना कि जब डिलीवरी का टाइम होता है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फीमेल बॉडी में से मिल्क प्रोड्यूस होता है, राइट। फीमेल बॉडी में से मिल्क प्रोड्यूस होता है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए मिल्क जो बन रहा है फीमेल बॉडी में मैमरी ग्लैंड में, उसके प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन। पढ़ा था हम लोगों ने, ये रहा प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन तो हो गया मिल्क का, अब वो मिल्क आउट ऑफ द बॉडी यानी कि मैमरी ग्लैंड से बाहर भी तो आना है। तो मैमरी ग्लैंड से बाहर आने के लिए मिल्क को रिलीज करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन है। सो इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा होता है हम लोगों का एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यानी कि वेसोप्रेसिन। अभी पढ़ा ना, दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को हम लोग एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इट स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। हम लोगों ने जब यहाँ पर पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में याद करिए बच्चों, वहां पर ट्यूब्यूल्स थी किडनी में, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स थी उन नेफ्रॉन्स में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थी। ट्यूब्यूल्स क्या काम कर रही थी कि ट्यूब्यूल्स के अंदर जितने भी ब्लड का फिल्टर रिलीज हुआ है, ब्लड हमारा फिल्टर होने के लिए आया है ना, और जितना भी फिल्ट्रेट हमारे ट्यूब्यूल्स में आया है उसमें से जो इम्पोर्टेंट फिल्ट्रेट था लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स, वो तो हमारे, और इसके अलावा वाटर, वो तो हमारे ब्लड के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स है ना। तो इन सारी चीजों को वापस ब्लड में रीएब्सॉर्ब करवाने के लिए किससे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डिस्क से। किसका काम होता है? वेसोप्रेसिन हार्मोन का काम होता है।
It decreases loss of water by reducing the urine quantity. इसके अलावा it decreases loss of water by reducing the urine quantity. हमारी बॉडी में जो वाटर का लॉस होता है, राइट, हमारी बॉडी में वाटर का लॉस होता है ना, डिक्रीजमेंट होता है, क्योंकि जो वाटर है वो तो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से आउट हो गया, अब हमें न्यू फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? वैसोप्रेसिन. इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग वैसोकंट्रैक्शन. इसके अलावा ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है बाय कॉजिंग वैसोकंट्रैक्शन. वैसोकंट्रैक्शन का मतलब है कि जो ग्लूकोज होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, उसका लेवल हाई कर देता है, और जहां हम लोगों का लेवल हाई हुआ वहां ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं. डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच. एडीएच यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन reduces water reabsorption and increases urine output. अगर हमारी बॉडी में वैसोप्रेसिन या फिर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का रिडक्शन हो जाता है तो हमारी किडनीज के ट्यूब्यूल से जो वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा था ब्लड में वो नहीं हो पाता या कम हो जाता है, और हमारे यूरिन में ज्यादा से ज्यादा वाटर रिड्यूस होने लग जाता है. एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इंसिपिडस बोलते हैं. नो ग्लूकोज इज लॉस्ट इन द यूरिन. यहाँ पर ग्लूकोज लॉस्ट नहीं होगा यूरिन में, क्या लॉस्ट हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी का वाटर यूरिन से पास आउट हो रहा है. एक्सेसिव मिल्क न्यूट्रिशन कॉजेज एक्सेसिव थर्स्ट. और जितना ज्यादा हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू न्यूट्रिशन रिलीज होंगे लाइक वाटर, अदर विटामिन, मिनरल्स, हमें उतना ज्यादा प्यास लगेगी, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीडिप्सिया. दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया. हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है विदिन अ सेकंड, विदिन अ मिनट, 15-15, 20-20 मिनट पर. उसका यही कारण है कि उसकी बॉडी में एडीएच की डेफिशिएंसी हो चुकी है, जिसकी वजह से वाटर उसके किडनी के ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है. रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वाटर यूरिन के साथ निकल रहा है, इसको ज्यादा प्यास लग रही है, एंड दिस इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया. नेक्स्ट आता है पार्स इंटरमीडिया. यहाँ पर हम लोग का ये पार्ट था ना, पार्स इंटरमीडिया, दिस वन पार्स इंटरमीडिया. इट इज पुअरली डेवलप्ड इन ह्यूमन बीइंग्स. यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट होता है पार्स इंटरमीडिया. ये ह्यूमन बीइंग्स में पुअरली डेवलप होता है. इट सेक्रीट्स मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन सम लोअर वर्टिब्रेट्स. लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें ये MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है. MSH stimulate the dispersion of melanin granules in melanocyte and is responsible for its pigmentation. MSH responsible होता है मेलानाइन पिगमेंट के लिए. आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हमारे स्किन के सेल्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है मेलानाइन, जो कि हमारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ग्रेनुल्स की फॉर्म में होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे स्किन सेल्स के अंदर एज अ पिगमेंट. अगर ये हमारी बॉडी में ज्यादा रिलीज होता है आई मीन स्किन में, तो हमारे स्किन का कलर डार्क होता है, और अगर ये हमारे स्किन सेल्स में कम रिलीज होता है तो आपने देखा होगा एकदम सफेद रखे रहते हैं, किसी किसी की स्किन रखी रहती है. के बाद आती है हम लोगों की थर्ड ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड. पहली ग्लैंड पढ़ी हम लोगों ने हाइपोथैलेमस, सेकंड पढ़ी हम लोगों ने पिट्यूटरी, अब हम थर्ड पढ़ेंगे यहाँ पर पाइनियल ग्लैंड. पाइनियल ग्लैंड जो कि हम लोगों के हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके जस्ट पीछे और मिड सेंटर में प्रेजेंट रहती है पाइनियल ग्लैंड. The pineal gland is given off from the roof of diencephalon and is located between the cerebral hemisphere. हम लोगों का ब्रेन होता है ना, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है. एक हेमिस्फीयर और फिर यहाँ से पीछे की साइड होता है दूसरा हेमिस्फीयर, उसके मिड में प्रेजेंट रहती है, और डाइंसेफेलॉन जो पार्ट होता है उसके रूफ पर प्रेजेंट रहता है. The pineal gland is sensitive to the biochemical signals of light. बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है कौन से सिग्नल्स के थ्रू? लाइट के सिग्नल्स के थ्रू. एंड इट सीक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन. कौन सा हार्मोन रिलीज करती है?
मेलाटोनिन जो कि स्लीप हार्मोन है, हम लोगों को नींद आती है ना, खाना खाने के बाद नींद आती है, सुबह के टाइमिंग में बहुत नींद आती है, स्पेशली इन सर्दियां। रात के टाइमिंग में बहुत, रात के टाइमिंग का सोने का होता ही होता है। किस वजह से? क्योंकि हमारी पाइनियल ग्लैंड टाइम टू टाइम मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हमें सोने के लिए मजबूर करते हैं, दैट इज स्लीप हार्मोन। Melatonin is derived from tryptophan and plays a very important role in the regulation of biological clock of our body. Melatonin जो हम लोगों का हार्मोन है, ये केमिकल ट्रिप्टोफैन से बना है और हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 24 आवर का। क्यों? क्योंकि हम लोग के 24 आवर में कहते हैं ना, कम से कम 7 से 8 आवर्स की स्लीप जरूरी होती है, राइट, रिदम बनाने के लिए। And it helps in maintaining the normal rhythm of sleep-wake cycle and also influences body temperature, metabolism and reproductive cycle. Sleep-wake cycle in the sense जो हमारी बॉडी में जगते हैं, काम करते हैं, फिर सो जाते हैं थकान दूर करने के लिए, ये हमारी बॉडी के स्लीप वेक साइकिल के रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा हमारी बॉडी के टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्टिव साइकिल में भी इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? जब हम लोग सोए नहीं होते हैं तो देखिए हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज है, जो मेटाबॉलिज्म है सेल की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल कभी कभार ऐसा होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है या फिर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी बिगड़ जाती है जब हम सोते नहीं है। बहुत बार होता है, हुआ भी होगा भी काफी लोगों के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जितनी भी ग्लैंड पढ़ेंगे वो आप लोगों की छोटी छोटी होगी, क्योंकि जो मेन ग्लैंड थी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस वो निकल गई। इसके बाद आप लोगों की जितनी भी ग्लैंड आएंगी वो छोटी होगी, छोटा फंक्शन होगा, एक दो हार्मोन, बस। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे यहाँ पर होता है ना, ये देखिए नेक वाला रीजन होता है। एक सेकेंड देखिए यहाँ पर, ये हमारा ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, ये लैरिंक्स वॉइस बॉक्स है, और हम लोग की ये थायराइड ग्लैंड 2 लोब्स में डिवाइडेड होती है, मतलब होती तो एक ही है लेकिन इस तरीके से उसकी शेप होती है। इसको बोलते हैं राइट थायराइड ग्लैंड, इसको बोलते हैं लेफ्ट थायराइड, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, बायलोब्ड कह सकते हैं। दिस बायलोब्ड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया जस्ट बिलो द लैरिंक्स। ट्रैकिया के बिल्कुल सामने प्रेजेंट होती है और लैरिंक्स के नीचे होती है। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स से सप्लाइड होती है, सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस होती है इस ग्लैंड में। The two lobes of thyroid gland are connected to a non-secretory band called isthmus. यहाँ पर जैसे मैंने भी बताया, एक ग्लैंड यहाँ है, एक ग्लैंड यहाँ है, और बीच में मैंने क्या बताया, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एक बैंड, बैंड समझते ना, बैंड होता है, एक बैंड के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, उस बैंड का नाम है isthmus। और इस ये जो बैंड लगा होता है ना बीच में, नॉन सेक्रेटरी है। नॉन सेक्रेटरी मतलब यहाँ से कुछ भी केमिकल, कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है, जो हार्मोन रिलीज होंगे वो राइट और लेफ्ट साइड से होते हैं। The thyroid lobes are composed of rounded follicles held together by an interfollicular connective tissue called stroma. यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है, राइट वाली और लेफ्ट वाली, ये हमारे राउंडेड फॉलिसाइल्स, इस तरीके से राउंडेड शेप के फॉलिसाइल्स कह सकते हैं, फाइबर से बनी होती है। और ये जितने भी राउंडेड फॉलिसाइल्स हैं एक दूसरे से इंटरफॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। And the stroma contains blood capillaries and small group of parafollicular cells or C cells. और यहाँ पर स्ट्रोमा वाले पार्ट में एक तो ब्लड कैपिलरीज होती है, दूसरे यहाँ पर स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, और यही पैराफॉलिकुलर सेल्स जो हमारे थायराइड से हार्मोन रिलीज होता है ना, थायरोक्सिन, उसको रिलीज करने में हेल्प करते हैं। And the thyroid follicles are composed of cuboidal epithelium resting on a basement membrane and is filled with a gelatinous colloid. यहाँ पे जो हम लोग के follicles हैं वो cuboidal epithelial से बने रहते हैं, टिश्यू से। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है नीचे की साइड, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे फिल्ड होती है, जेलेटिनियस कॉलॉइड से प्रेजेंट होती है, इस तरीके से। और इसके ऊपर प्रेजेंट रहती है हम लोगों के
जो पॉलीसाइड से। Thyroid gland is stimulated to secrete this hormone by thyroid stimulating hormone. यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है कौन से हार्मोन जो रिलीज करती है, किसके थ्रू करती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन रिलीज कर रही है, कौन से किसकी वजह से कर रही है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज कर रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड। याद करिए, मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में कराया भी था। एंड द टू हार्मोन सिक्रीटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स आर थायरोक्सिन एंड ट्राइडोथायरोनोइन। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने बताया ना, इसके अंदर फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसके अंदर फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये फॉलिकुलर सेल्स दो हार्मोन को रिलीज करते हैं। थायरोक्सिन कह दीजिए, टेट्रा आइडोथायरोन कह दीजिए, T4 कह दीजिए, कुछ भी कह दो। और दूसरा होता है ट्राई आइडोथायराइन, इसको हम T3 भी कहते हैं। यानी कि इसमें प्रेजेंट होती है 3 आयोडीन के एटम्स की, और इसमें प्रेजेंट होती है 4 आयोडीन के एटम्स की। Thyroxine is synthesized by attaching iodine to amino acid triosine by enzymatic action. यहाँ पे जो थायरोक्सिन हार्मोन है कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे बनता है? जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे अमीनो एसिड ट्रायोसाइन के साथ अटैच हो जाते हैं। किसकी वजह से? एंजाइम की वजह से। कुछ एंजाइमेटिक एक्शन होता है जो क्या करता है, आयोडीन को अमीनो एसिड ट्रायोसाइन के साथ अटैच कर देता है। और जब हम लोग के आयोडीन के मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड ट्रायोसाइन के साथ अटैच हो जाएंगे, कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन हो जाता है? थायरोक्साइन का। The amino acid triosine molecule binds to iodine to produce monoiodotryene of iodine to produce diiodotryene. यहाँ पर क्या हुआ? एक आयोडीन का मॉलिक्यूल एक अमीनो एसिड ट्रायोसाइन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हुआ और किस कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी? मोनोआइडोटायरोनाइन। मोनो मतलब एक ना, एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल एक आयोडीन के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हुआ, किसकी फॉर्मेशन करी? मोनोआइडोट्रायोनाइन। ओके। और यहाँ पर यहीं पर अगर हम दो एटम्स, अभी हम लोगों ने आयोडीन के कितने एटम लिए? एक एटम लिया तो बन गया मोनोआइडोट्रायोनाइन। यहीं पर हम लोग आयोडीन के दो एटम्स ले लें, 2 एटम्स, और फिर हम लोग उसको अमीनो एसिड ट्रायोसाइन के साथ अटैच करवाएं, तो हम लोगों का बन जाता है डाइआइडोट्रायोथायरोनाइन। डाई मतलब यहाँ पे 2। And T1 and T2 molecules bind end to end, make colloidal mass inside the follicle. और यहाँ पे जो दोनों है आयोडीन मोनो वाले और डाई वाले, ये दोनों एक दूसरे से एंड, यानी कि एक ये वाला मॉलिक्यूल एक ये वाला मॉलिक्यूल, दोनों के एंड क्या हो गए? बाइंड हो गए और एक मास बना लिया। मास यानी कि इस तरीके से फॉर्मेशन कर ली मास की, किसके अंदर? पॉलीसाइड्स के अंदर। And they are further metabolized to prepare T3 and T4. उसके बाद यहाँ पर जो मेन हार्मोन है थायरोक्साइन और ट्राइआइडोथायरोनाइन, ये क्या करते हैं? हम लोगों के जो मॉलिक्यूल्स है T1 एंड T2, ये अगेन मेटाबोलाइज्ड होते हैं। मेटाबोलाइज्ड मतलब सेल के अंदर और बायोकेमिकल फॉर्मेशन होती है, और किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? T3 और T4 की। ट्राइआइडोथायरोनाइन यानी कि ये वाला जो सेकेंड हार्मोन है ना थायराइड ग्लैंड का, T3, ये स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होता है बट फिजियोलॉजिकल मोर एक्टिव कंपैरिजन टू थायरोक्साइन। Triiodothyronine, that is T3, secreted in small quantity but more physiological active than thyroxine. And thyroid gland is the only gland that stores its hormone. थायराइड ग्लैंड सारी एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक अकेली ग्लैंड है जो कि अपने हार्मोन को स्टोर करती है। T3 and T4 hormones are stored before secretion and are regulated by thyrotropin of pituitary gland by negative feedback mechanism. अब यहाँ पे जो T3 और T4 यानी कि थायरोक्साइन और ट्राइआइडोथायरोनाइन जो मेन हार्मोन है, दो हार्मोन थायराइड ग्लैंड के, ये सेक्रीट नहीं होते डायरेक्ट, पहले अपनी थायराइड ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं और स्टोर होने के बाद इनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? थायरोट्रोपिन हार्मोन का, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के
थ्रू जब जरूरत होती है, हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक हो जाता है, तब ये रिलीज होते हैं, हमेशा नहीं। थायरोक्साइन रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी। थायरोक्साइन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक की रिएक्शन होती है उनको रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म बाय स्टिमुलेटिंग प्रोटीन सिंथेसाइज एंड प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन हो रहा है, बॉडीज के टिश्यू जो ग्रोथ कर रहे हैं, इन सबके लिए थायरोक्साइन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। इट हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन बाय इंक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन। इसके अलावा हमारी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन करता है ताकि हमारी बॉडी थर्मो रेगुलेट रहे। थर्मो रेगुलेट मतलब टेम्परेचर होता है ना हमारी बॉडी का 38 डिग्री सेल्सियस और 98.7 फ़ारेनहाइट को रेगुलेट करना। It increases action of neurotransmitter that is adrenaline और noradrenaline। ये जो हार्मोन है ना, एड्रेनालाइन हार्मोन और नॉरएड्रेनालाइन हार्मोन, आप लोगों ने ऑलरेडी वैसे भी 9th और 10th में पढ़े ही होंगे। तो एड्रेनालाइन ग्लैंड से जो दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन, ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों के क्या करते हैं, ब्रेन से जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं, राइट। मैंने क्या बताया था कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन है उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। तब ब्रेन हमें कमांड देता है कि इस तरीके से इतना फंक्शन करना है। तो यहाँ पर भी जो एड्रेनालाइन ग्लैंड से एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम में जा रहे हैं, और किसके थ्रू जा रहे हैं, थायरोक्साइन के। It also supports the process of RBC production and maintenance of water and electrolytic balance। हमारी बोन मैरो में जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, हमारी बॉडी में जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करना, सब थायरोक्साइन का काम है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन फीमेल्स। फीमेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 13 एंड 40 जो रिप्रोडक्टिव साइकिल ग्रो होती है, रेगुलेट होती है, स्टार्ट हो जाती है, उसको पूरा रिस्पॉन्सिबल थायरोक्साइन हार्मोन है। अब बात करते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स, सी सेल्स प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अभी हम लोगों ने देखा था ना, थायराइड ग्लैंड में हम लोगों के पैराफोलिकुलर सेल्स भी प्रेजेंट थे, सी सेल शॉर्ट में, ये रिलीज करते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। इट रिलीजेस कैल्सिटोनिन हार्मोन जो हमारी बॉडी में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करे। यहाँ पर ना पूरा फंक्शन और रेगुलेशन याद करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है एक्स्ट्रा बताने या समझाने के लिए। मेन है कि आप लोगों के सारे हार्मोन्स के फंक्शन और रेगुलेशन याद हो गए तो समझिए आपको सारी ग्लैंड याद हो गई। ठीक, नाउ द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर, हाइपोसेक्रीशन की वजह से कौन से डिसऑर्डर हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म का। इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। जब कभी भी हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी कि नॉर्मल रेट से ज्यादा रिलीज हो रहा है, दिस इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट, सेंसिटिविटी, स्वेटिंग, फ्लशिंग, रैपिड रेस्पिरेशन, बल्गिंग ऑफ आईबॉल्स। ये देखो आई दिख रही है ना, ये आई थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाना, and affects various physiological activity, जैसे बहुत थकान हो जाना, बहुत ज्यादा स्वेटिंग, सेंसिटिविटी, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा चेंज हो जाना, इंक्रीज या डिक्रीज। एक होती है यहाँ पर ग्रेव्स डिसीज, एक्सोपैथेल्मिक गोइटर। हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटोइडिक आईबॉल्स। यहाँ पर ग्रेव्स डिसीज क्या है, यहाँ पर जब कभी भी जो थायरोक्सिन हार्मोन है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एडल्ट्स में रिलीज हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, तो एडल्ट की जो आईज है प्रोटाउडिंग हो जाएंगी। प्रोटाउडिंग मतलब बाहर की तरफ, अभी डायग्राम में था ना, इस तरीके से निकल आएंगी। एंड इंक्रीज्ड बीएमआर एंड वेट लॉस। Increased BMR produces a range of effect like increased heartbeat, increased BP, and higher body temperature, nervousness, irritability, tremor of fingers and bulging eyebrows। इसके अलावा इसके और भी सिम्टम्स हैं,
जैसे यहाँ पर क्या हुआ, BMR, इसके अलावा वेट लॉस हो जाएगा। BMR क्या करता है, BMR मतलब कि हमारी जो हार्ट बीट है, BP है, बॉडी का टेम्परेचर है, नर्वसनेस है, इरिटेबिलिटी के ना इरिटेशन हो रही है, फिंगर्स का ट्रिमर, फिंगर्स का एक तरीके से मुड़ जाना, ढंग से वर्क ना करना, और आई बॉल्स का बल्किंग, बल्किंग मतलब बाहर की तरफ आ जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं ग्रेव्स डिजीज के। इसके बाद आता है यहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म। अभी तक हाइपर था, अब है हाइपो वाला। इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स और रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, हाइपर मतलब इंक्रीजमेंट, हाइपो मतलब डेफिशिएंसी। तो जब कभी भी थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी हो जाती है, थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है, तो हो जाता है हाइपोथायराइड। डिसीज होती है क्रेटिनिज्म, हाइपोसिक्रीशन इन इन्फेंट्स लीड टू क्रेटिनिज्म। जब कभी भी थायराइड का हार्मोन्स कम सेक्रीट होता है, हार्मोन कम सेक्रीट होते हैं, स्पेशली इन्फेंट, कौन सी डिसीज हो जाती है, क्रेटिनिज्म। अब क्रेटिन हैज रिड्यूस्ड BMR एंड लो ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा था, BMR मतलब सारी चीजें हाई हो रही थी, यहाँ पर लो हो जाएंगी, लो बॉडी टेम्परेचर, और एक सेकेंड, लो BP, लो हार्ट बीट, ये सब। इसके अलावा लो ऑक्सीडेशन। They are short statured because the skeleton fails to grow. ऐसी कंडीशन में बच्चे ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि उनका स्केलेटन ग्रो करना बंद कर देता है। They are mentally retarded, mentally retarded हो जाते हैं, mentally ग्रोथ नहीं होती है, ड्राई स्किन हो जाती है, थिक टंग हो जाती है, प्रोलॉन्ग न्यूनेटल जॉन्डिस, पीलिया, बच्चों को पीलिया जो हो जाता है, लैथरी एंड कॉन्स्टिपेशन। These all are the symptoms of trachea. And this can be treated by early administration of thyroid hormone. तो बेटर है, इसका ट्रीटमेंट है कि जल्द से जल्द उसकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की जितनी डेफिशिएंसी है उसको दोबारा से फुलफिल कर दिया जाए। The secretin shows standard physical growth, delay puberty and mental retardation. के अलावा फिजिकल ग्रोथ डिले होती है, प्यूबर्टी नहीं आती है। एक होता है ना बच्चों में, मतलब गर्ल्स में और बॉयज में जो प्यूबर्टी की एज आती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, स्पर्म रिलीज होने की, नहीं आ पाती है। मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब मेंटली ग्रोथ नहीं होती है। ऑल आर द सिम्पटम्स ऑफ प्रेगनेंसी। एक होती है यहाँ पर माइक्सोएडेमा। इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट्स। जो क्रेटिनिज्म होती है वो इन्फेंट्स में होती है, और जो माइक्सो एडेमा होती है ये एडल्ट्स में होती है डेफिशिएंसी। It is characterized by pupillary thickening and puffiness of skin and subcutaneous tissue, particularly of the face and extremity. यहाँ पर स्किन का बहुत ज्यादा थिक हो जाना, पफीनेस, थकान सी, झुर्रियां, रिंकल्स आ जाना। इसके अलावा जो फेस के टिश्यूज हैं, स्पेशली जो फेस के अंदर सबक्यूटेनस टिश्यूज होते हैं, और एक्सट्रीमिटीज यानी कि बाहर का जो एरिया होता है, इनका टिश्यू का सबक्यूटेनस में थिकनेस और पफिंग आ जाना। Patient lack alertness, intelligence. The patient suffers from slow heart rate, low BP, always feeling cold, low body temperature, and retarded sexual development. जो sexual development होता है ना किसी भी adult के अंदर, वो develop नहीं होता है। Okay? During pregnancy, hypothyroidism causes defective development and maturation of growing baby. लेकिन प्रेगनेंसी के टाइमिंग पर अगर थायराइड ग्लैंड डिफिशियंसी हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन की, तो बेबी का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो मेच्योरिटी आनी चाहिए 9 मंथ में, वो नहीं आ पाती। एक होता है यहाँ पर सिंपल गोइटर, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि थायरोक्सिन हार्मोन कैसे प्रिपेयर हो रहा था, जब आयोडीन के मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड ट्रायोसाइन के साथ कंबाइन हो रहे थे। लेकिन यहीं पर अगर आयोडीन के मॉलिक्यूल्स, जो दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होने चाहिए या एक एटम कंबाइन होना चाहिए, वो कंबाइन नहीं हो रहा है, आयोडीन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। क्योंकि आयोडीन थायराइड हार्मोन के लिए बनने के लिए बहुत जरूरी है। If there is a deficiency of iodine in the diet, it causes enlargement of thyroid gland, leading to simple goiter. अगर यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में
आयोडीन प्रेजेंट नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ता चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल गॉइटर। दिस डिसीज इज कॉमन इन हिली एरियाज। ये डिसीज हिली एरियाज में कॉमन है, क्योंकि हिली एरियाज में क्या होता है, आयोडीन नहीं होता, वहां के पानी में खाने में कम नमक यूज करते हैं। एडिशन ऑफ आयोडीन टू टेबल सॉल्ट प्रिवेंट दिस डिसीज। इसीलिए जो टेबल सॉल्ट होता है ना, NaCl, उसमें आयोडीन डालते हैं, तभी तो कहते हैं आयोडीन नमक खाइए। Size of the thyroid gland is increased, but total output of thyroxine is decreased. यहाँ पर भले ही थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसमें जो हार्मोन है ना, थायरोक्सिन हार्मोन, वो डिक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि थायराइड ग्लैंड बढ़ रही है तो थायरोक्सिन भी इंक्रीज, ना ना ना। थायराइड ग्लैंड का साइज भले ही इंक्रीज हो रहा है बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, बट थायरोक्सिन हार्मोन डिक्रीज ही हो रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज होता है ना, तो जो नेक है ना वो भी स्वेल करने लग जाता है, क्योंकि अंदर से जब कोई चीज बाहर की तरफ आएगी तो दिखेगी वो, ये चीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कैल्सिटोनिन है। कैल्सिटोनिन के बाद नेक्स्ट ग्लैंड आ जाएगी यहाँ पर पैराथायराइड। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन को हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, डाउट नहीं होगा। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।